गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक हो। वेलकम टू ड्रीम टेल्स वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर स्टोरी दिल को टच करती है, हर इमोशन रियल लगता है, हर कैरेक्टर हमेशा याद आ जाता है। यहाँ आपको मिलेगा इमोशनल लव स्टोरीज, माफिया एंड डार्क मोमेंट्स, हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्टर्स, रॉयल एंड पावरफुल कैरेक्टर्स, एंडलेस फीलिंग्स एंड मैजिकल टेल्स। तो बस रिलैक्स कीजिए, ड्रीम टेल्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। न्यू स्टोरीज और एपिसोड रेगुलरली आती ही रहेगी। गाइस, मैं आप जैसा पूछा था मैं वैसे ही न्यू चैनल स्टार्ट की हूँ, उसमें मैं रीबर्थ स्टोरी सब अपलोड कर रही हूँ। सो मैं चैनल पे चैनल की लिंक और स्टोरी की लिंक दे हूँ, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस स्टोरी पसंद है तो कमेंट करके बताइए क्या वो न्यू स्टोरी आपको पसंद है या नहीं। और दूसरी कोई और रीबर्थ स्टोरी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, वो स्टोरी मैं आपको अपलोड करूँगी। तो ओके गाइस, आपको स्टोरीज के भी जैसे मैं स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मैं हर न्यू स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके गाइस, आप स्टोरी सुन के मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, लेट्स गो टू द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ द स्टोरीज वर्ल्ड। च 11 माया और सिद्धार्थ का आमना सामना। अब तक आपने पढ़ा। कोई और बोला, माया को तो मित्तल परिवार से निकाल दिया है, अब कोर्स उसकी शादी माहिरा से होगी। यही बातें चारों तरफ हो रही थी। वहां पर तभी चार लड़कों का एक ग्रुप आता है। सबसे आगे जो लड़का चल रहा था वह था सिद्धार्थ सिंह, जिसके बारे में अभी लड़कियां बात कर रही थी। 6 दुखी हाइट, गोरा रंग, नीली आंखें, काले बाल, दिखने में किसी मॉडल की तरह हैंडसम। जो भी लड़कियां उसे देखते वह उसके प्यार में पागल हो जाते। नाम सिद्धार्थ सिंह, उम्र 22 साल। अब आगे उसके साथ जो चल रहा था वह था विराट मित्तल, मित्तल परिवार का इकलौता सबसे बड़ा बेटा। 6 1 हाइट, ब्लैक आइज, ब्लैक हेयर, हल्का सा सांवला रंग। उसका ऑरा भी सिद्धार्थ की तरह ठंडा था, वह भी देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था पर सिद्धार्थ से कम। उनके साथ कबीर ओबरॉय था। यह ओबरॉय इंटरप्राइजेज के मालिक निशांत ओबरॉय का बेटा था। यह एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला लड़का था पर यह अपने चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी स्माइल रखता था। उनकी ब्राउन आइज और ब्राउन हेयर काफी ज्यादा खूबसूरत लगते थे। अगर सिद्धार्थ सूरज की धूप की तरह था तो कबीर चांद की चांदनी की तरह शीतल एंड काम था। इन्हें लड़कियों से दूर रहना ही पसंद था। वीर ओबरॉय, ये कबीर ओबरॉय के जुड़वा भाई है। देखने में एक जैसे ही है, फिर भी इनकी आंखों का ग्रीन कलर और बालों का काला रंग इन्हें अपने भाई से अलग बनाता है। साथ ही यह कबीर की तरह इंट्रोवर्ट नहीं है बल्कि एक प्लेबॉय की तरह है। वैसे तो ये किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं पर यह फ्लर्ट बहुत करते हैं, लेकिन कभी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करते। सिद्धार्थ का नाम सुनते ही माया के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह अबे इंटरेस्ट की तरफ पीट करके बैठी हुई थी। उसने एक बार भी सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा। उसे अपनी प्रीवियस लाइफ और पेनफुल डेथ के सीन किसी मूवी की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजरते हुए दिख रहे थे। उसके हाथ में पकड़े हुए फॉक पर उसकी मुट्ठी कस गई। उसकी आंखों के कोने हल्के लाल हो गए। राधिका का ध्यान इस समय एंट्रेंस से आते हुए हैंडसम लड़कों पर था, इसलिए उसने अपनी बगल में बैठी माया के बदलते फेशियल एक्सप्रेशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया। माया के हाथ फॉक पर कुछ ज्यादा ही कस चुके थे। वह फॉक लकड़ी की थी। माया का गुस्सा सह नहीं पाए और एक चटकी आवाज के साथ टूट गई। उसी के साथ माया अपने होश में आई और बगल में बैठी राधिका का ध्यान भी उस पर गया। उसने पलटकर माया को देखा। माया गहरी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। राधिका को पहले समझ नहीं आया कि माया के साथ क्या गलत है। तभी उसकी नजर माया के हाथ पर गई। फॉक का एक टुकड़ा माया के हाथ में धंस गया था और माया के हाथ से खून आ रहा था। राधिका शॉक हो गई। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? तुम्हारे हाथों से कितना ज्यादा खून बह रहा है। वह माया का हाथ पकड़ने वाली थी कि माया ने एक झटके से अपना हाथ उससे बचाकर कहा, फॉक ऑलरेडी क्रैक थी। मैंने जोर से पकड़ा तो मुझे चुभ गई। दैट्स इट, आई हैव टू गो वॉशरूम। ऐसा बोलकर वह राधिका की आगे की बात सुने बिना अपनी जगह से उठकर बिना किसी की तरफ देखे वहां से जाने लगी। राधिका उसके पीछे चिल्लाती रह गई, माया रुको, खून बह रहा है तुम्हारा। कम से कम मेरे साथ मेडिकल रूम तो चलो। ये बात उन चार लड़कों ने भी सुनी जो कैंटीन में बस बैठने वाले थे। माया सिद्धार्थ की तरफ चलकर आ रही थी क्योंकि वॉशरूम कैंटीन के बाहर था, पर सिद्धार्थ और बाकी लोगों को लगा कि वह सिद्धार्थ की तरफ जा रही है। विराज को माया कल से ही बदली लग रही थी पर अभय उसे लगा कि वह सिद्धार्थ के लिए वैसी की वैसी ही। अचानक उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए।
वही सिद्धार्थ को लग रहा था कि वह उससे चिपकने आ रही है। उसने माया की आंखों में देखा, माया की आंखें भी सिद्धार्थ की आंखों से टकराई, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क ही रहे। सिद्धार्थ ने उसके उन एक्सप्रेशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह अपना हाथ उठाकर उसे रोकने के लिए कुछ कहने वाला था। उसके मुंह से इतना ही निकला, देखो तुम। लेकिन वह अगले ही पल शॉक रह गया, क्योंकि माया उसके बगल से होती हुई बाहर चली गई। सिद्धार्थ शॉक, विराज उससे भी बड़े शॉक में था। वीर लगभग गिर पड़ा, लेकिन कबीर ने उसे पकड़ लिया। कबीर भी शॉक था, क्योंकि उसने हमेशा माया को सिद्धार्थ पर गिरते हुए ही देखा है। आज उसने सिद्धार्थ को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कैसे और क्यों? सिद्धार्थ को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, उसे आज तक किसी ने इग्नोर नहीं किया था। पर अबे उसने जो आधी बात बोली थी वह सबने सुनी थी, इसलिए खुद की इमेज को बचाने के लिए उसने अपने हाथ को मुंह पर रखकर हल्की खांसीली डे से उसने अपने हाथ खांसने के लिए उठाए हो और फिर विराट की तरफ देखकर बोला, देखो तुम लोग वहां जाकर बैठो। उसकी चालाकी वह सब समझ गए। वही वीर उसकी तरफ फेस करके बोला, और तुम कहाँ बैठोगे? तुम लोगों के साथ, सिद्धार्थ बोला। वीर ने एक डेविल स्माइल के साथ बोला, देखो तुम यहां बैठना। उसने उसी टेबल की तरफ इशारा किया जहां सिद्धार्थ ने किया था। सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा तो विराट को हंसी आ गई। वह खसते खसते हंसने लगा। तो वही कबीर के होठों की स्माइल थोड़ी गहरी हो गई। वह लोग अपनी टेबल पर जाकर ब्रेकफास्ट करने लगे। सिद्धार्थ ने अपने मन में कहा, आज तुमने मुझे इग्नोर करके अच्छा नहीं किया मिस माया। क्या करेगा सिद्धार्थ माया के साथ? क्या माया बदल पाएगी अपना भविष्य? क्या माया होगी अपने मकसद में कामयाब? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी। चैप्टर 12, माया ने की सिद्धि की पिटाई। अब तक आपने पढ़ा। उसकी चालाकी वह सब समझ गए। वही वीर उसकी तरफ फेस करके बोला, और तुम कहाँ बैठोगे? तुम लोगों के साथ, सिद्धार्थ बोला। वीर ने एक डेविल स्माइल के साथ बोला, देखो तुम यहां बैठना। उसने उसी टेबल की तरफ इशारा किया जहां सिद्धार्थ ने किया था। सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा तो विराट को हंसी आ गई। वह खसते खसते हंसने लगा। तो वही कबीर के होठों की स्माइल थोड़ी गहरी हो गई। वह लोग अपनी टेबल पर जाकर ब्रेकफास्ट करने लगे। सिद्धार्थ ने अपने मन में कहा, आज तुमने मुझे इग्नोर करके अच्छा नहीं किया मिस माया। अब आगे। माया कैंटीन से सीधा बाथरूम में चली गई और वहां के मिरर के सामने खड़ी हो गई। अभी जब वह सिद्धार्थ के बगल से वॉशरूम में आई तो सिद्धार्थ के फेस पर पंच मारने के इंटेंशन को उसने कैसे रोका यह वही जानती थी। उसने अपने चेहरे को अच्छे से धोया और थोड़ी देर तक अपने अक्ष को देखकर कुछ सोचने लगी। फिर अपने बैग से एक फेस वाइपिंग क्लॉथ को निकालकर अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर वह वहां से जाने को हुई कि उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज आए, ओह तो ये तुम हो। उस लड़की की आवाज में घिन थी। ये लड़की सिद्धार्थ की छोटी बहन सिद्धि थी। सिद्धार्थ की तरह इसे भी माया बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसका एक कारण ये था कि उसे बताया गया था कि माया की बायोलॉजिकल फैमिली एक गरीब इलाके में रहती है, और उसके हिसाब से एक गरीब लड़की कभी भी उसके हैंडसम भाई की वाइफ नहीं बन सकती। दूसरा, सिद्धि को एक लड़का पसंद था जो कि माया का दोस्त था, पर माहिरा ने सिद्धि को यह भरोसा दिलाया था कि वह लड़का माया को पसंद करता है। बट ये बात सच नहीं थी। वह लड़का और माया सिर्फ अच्छे दोस्त थे। ये बात माहिरा को अच्छे से पता थी। वह सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को माया के खिलाफ करना चाहती थी। माया ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे इग्नोर किया और वहां से जाने लगी। सिद्धि ने उसका हाथ पकड़ लिया, अरे अब कहाँ जा रही हो? अब जब तुम मुझसे टकरा गई हो तो तुम इतना इसलिए यहां से जा नहीं सकती। माया ने उसकी तरफ पलटकर उसे कहा, लीव माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो। ये बात माया ने उसे कोल्ड एक्सप्रेशन से देखकर कही थी। एक बार को तो सिद्धि डर गई, पर फिर उसने सोचा कि जब तक सिद्धार्थ भाई के नाम का वह यूज करेगी तब तक माया उसे कुछ नहीं कर सकती, और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। पर इस बार यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। माया को अचानक अपने पिछले लाइफ के बारे में याद आया। जब लास्ट लाइफ में सिद्धि उससे इस तरह टकराई थी तो उसने उसे बहुत मारा था। माया जब भी अपना बचाव करती या पलटवार करती तो वह उसे यह धमकी देती कि अगर उसने कुछ भी किया तो वह सिद्धार्थ के सामने उसके बारे में बुराई करेगी। सिद्धि ने उसे ऐसी जगह पर मारा था जहां पर चोट के निशान वह किसी को दिखा नहीं सकती थी। माया को ये याद आया तो एक बार को उसे खुद पर ही शक हुआ कि क्या वह सच में इतनी बड़ी बेवकूफ थी। खैर, उस जन्म के लिए उसका जवाब यस ही था। अगर वह बेवकूफ नहीं होती तो उसका अंत वैसा नहीं होता। प्रेजेंट टाइम। सिद्धि बोली, नहीं छोड़ती क्या कर लूंगी। उसका इतना ही बोलना था कि एक चटाक की आवाज वॉशरूम में गूंज गई। माया ने एक जोर का थप्पड़ सिद्धि के गाल पर रसीद दिया था, जिससे सिद्धि का चेहरा एक तरफ हो गया।
सिद्धि ने जब वॉशरूम में माया को देखा था तो उसे मजा चखाने के लिए उसने अपनी फ्रेंड्स को पहले ही बोल दिया था कि किसी को भी वॉशरूम में न आने दें, और वह वॉशरूम का गेट अंदर से बंद करके आई थी, जिस वजह से वह अब बाहर भी नहीं जा सकती थी। वह कुछ देर शॉक रह गई, उसने माया से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाकर माया की तरफ देखा। हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत भी। अबे वह इतना ही बोली थी कि एक और थप्पड़ माया ने उसके गाल पर रसीद दिया। 2 थप्पड़ में ही सिद्धि को चक्कर आने लगे। उसके गोरे गोरे गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जबड़ा टूटने वाला हो। माया ने थोड़े अलग लहजे में कुछ सोचने का एक्ट करते हुए कहा, सोचा था तुमसे बाद में निपटूंगी, पर अब जब तुम खुद से ही आगे आ गई तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उसके बाद उस वॉशरूम से सिद्धि के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, आह, मैं सिद्धार्थ भाई को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। आह, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। प्लीज बाहर कोई है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। आह प्लीज अब मत मारो, मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आह नहीं प्लीज, आह मम्मा नहीं, आई एम सॉरी, मैं अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। उस वॉशरूम से किक और स्लैप की आवाज कम होने लगी। धीरे धीरे सिद्धि की धमकियां, रिक्वेस्ट और रोने धोने में बदल गई थी। बाथरूम में सिद्धि बेजान सी पड़ी हुई थी, उसके शरीर से खून न बहे, इस बात का माया ने पूरा ध्यान रखा था। साथ ही उसके गालों को छोड़कर उसके बॉडी पर कहीं भी किसी चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। माया एक ठंडी नजर सिद्धि पर घुमाती है, फिर उसे बालों से पकड़कर खड़ा करती है, जिससे सिद्धि की एक चीख निकल जाती है। फिर माया उसके चेहरे को बालों से पकड़कर ही सिंक के नल के नीचे रखकर ठंडा पानी चालू कर देती है। कुछ देर वह नल सिद्धि के चेहरे पर चलता रहता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वह छटपटाने लगती है। जब माया को लगता है कि इसकी सांसें रुकने वाली है तो वो उसका चेहरा उठाकर मिरर में दबा देती है। घुटन की वजह से सिद्धि तेज तेज सांसें ले रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या सिद्धि सुधर जाएगी या आगे करेगी माया के लिए नई मुसीबतें खड़ी? क्या करेगा सिद्धार्थ माया और सिद्धि के इस झगड़े के बाद? कौन बनेगा माया का नेक्स्ट टारगेट? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। 13 टॉक विद रियल फैमिली। अब तक आपने पढ़ा, माया एक ठंडी नजर सिद्धि पर घुमाती है, फिर उसे बालों से पकड़कर खड़ा करती है, जिससे सिद्धि की एक चीख निकल जाती है। फिर माया उसके चेहरे को बालों से पकड़कर ही सिंक के नल के नीचे रखकर ठंडा पानी चालू कर देती है। कुछ देर वह नल सिद्धि के चेहरे पर चलता रहता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वह छटपटाने लगती है। जब माया को लगता है कि इसकी सांसें रुकने वाली है तो वो उसका चेहरा उठाकर मिरर में दबा देती है। घुटन की वजह से सिद्धि तेज तेज सांसें ले रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब आगे माया उसके कान में धीरे से कहती है, नेक्स्ट टाइम मेरे रास्ते में आओ और फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सिद्धि उसे अपने इतने पास देख डर से कांप रही थी। आखिर सिंह परिवार की प्रिंसेस को पहली बार इतना पीटा गया था तो डर लगना तो था ही, नहीं तो वह अकेली दूसरों को बुली करती थी। आज तक किसी ने उसे थप्पड़ भी नहीं मारा था। माया उसे एक झटके में नीचे फेंकती है और वॉशरूम का गेट खोलकर बिना पीछे पलटे कहती है, और अगर तुमने किसी को कुछ बताया कि यहाँ क्या हुआ तो समझ जाना। उसकी बात सुनकर एक बार फिर सिद्धि कांप उठती है। वहां से निकलते हुए माया अपनी आवाज में अपना फेवरेट सॉन्ग गाते हुए जाती है। La da da dee da la da da dee da la da da dee da da cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side or to my da da dark side or to my da da dark side. Sorry फुल सॉन्ग नहीं डाल सकती बट ये सिचुएशन पर फिक्स हो रहा है। स्माइल। इस टाइम वो बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रही थी। ये सॉन्ग माया की सिचुएशन पर इतना फिक्स बैठ रहा था कि माया उसके साथ कोई मॉन्स्टर क्वीन लग रही थी। माया अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ वहां से चली गई और सिद्धि खुद को जैसे तैसे करके खड़ा कर वहां से निकलने की कोशिश करती है, जो वो नहीं कर पा रही थी। अब उसे अपनी सिचुएशन पर रोना आ रहा था। वह अपने बैग तक पहुंचने की कोशिश करती है और किसी तरह उस तक पहुंचकर अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल करती है। उसकी अभी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वह खुद से वहां से जा सके। वहां से वापस कैंटीन जाते वक्त माया ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल कर लिए थे, जैसे कि सिद्धि को पीटने वाली लड़की वह थी ही नहीं। जब तक वह कैंटीन में आए तब तक वहां से सिद्धार्थ और उसके फ्रेंड्स वहां से जा चुके थे। आफ्टर ऑल माया सिद्धि को पिछले आधे घंटे से पीट रही थी। वहां पर सिर्फ रिद्धिमा बची थी जो कि माया का इंतजार कर रही थी।
वहां जाकर रिद्धिमा फिर से माया का हाथ देखती है, जो कि माया ने अब तक अपने हाथों की पट्टी नहीं की थी और उसने सिद्धि को बड़े अच्छे तरीके से सबक सिखाया था, इसीलिए उसके हाथों में थोड़े से खरोचों के निशान दिख रही थी, लेकिन खून बहना बंद हो गया था। रिद्धिमा माया को मेडिकल रूम लेकर जाती है, जहां पर उसकी ड्रेसिंग होती है। वैसे तो माया जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रिद्धिमा उसे जिद करके ले जाती है। उसके बाद वह दोनों बाकी के लेक्चर अटेंड कर अपने अपने घर चले जाते हैं। माया घर पहुंचकर अपना डिनर करती है, कुछ जरूरी वर्क करती है। उसके बाद वह मित्तल परिवार से लेकर आए अपने बायोलॉजिकल फैमिली के नंबर पर कॉल करती है। एक रिंग में ही सामने से कॉल उठा लिया जाता है। माया अपनी ठंडी आवाज में बोली, हेलो। सामने से किसी आदमी की कठोर आवाज आई, हेलो कौन? माया ने कहा, मैं माया बोल रही हूँ, मित्तल फैमिली की एडॉप्टेड बेटी, आपकी बायोलॉजिकल रिलेटिव। ये बात बोलने के लिए माया को बहुत सोचना पड़ा। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो सामने इंसान है वह कौन है। उसका पिता है या उसके बड़े भाइयों में से कोई है या फिर कोई दूसरा रिलेटिव है, इसलिए उसने खुद को उन्हें अपना बायोलॉजिकल रिलेटिव कहकर इंट्रोड्यूस किया। अगर वह बायोलॉजिकल रिलेटिव भी नहीं हुई तब भी वह एटलीस्ट उसके कहने का मतलब समझ सकते हैं, है ना? सामने जो आदमी था अब तक कठोर आवाज में बात कर रहा था, उसकी आवाज में अचानक से सॉफ्टनेस आ जाती है। हेलो बेटा, मैं तुम्हारा पिता बात कर रहा हूँ। क्या तुम अब अपनी फैमिली में वापस आने को तैयार हो? सामने वाले इंसान ने बिना घूमे फिराए सीधे टॉपिक की बात की। माया को उनका यह अंदाज थोड़ा पसंद आया कि उन्होंने यहाँ वहाँ की बातें नहीं की। माया ने कहा, मैं तैयार हूँ, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं कल वहाँ आ जाऊंगी। माया के डैडी ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है बेटा, तुम मुझे ये बता दो तुम्हें कहाँ से और कितने बजे पिक करना है, मैं किसी को बोलकर तुम्हें लाने के लिए बोल दूंगा। माया को उनकी बात थोड़ी अटपटी लगी, क्योंकि उसे तो बताया गया था उसकी बायोलॉजिकल फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है, तो वह किसी को उसे लेने कैसे भेज सकते हैं। फिर उसने सोचा शायद कैब या रिक्शे से कोई लेने आए। माया ने ये सोच फिर ध्यान नहीं दिया। माया ने कहा, ठीक है, कल 1 या 2 बजे के आसपास आप किसी को मुंबई महाविद्यालय के पास भेज दीजिए, मैं आपको वहां मिल जाऊंगी। जो मुझे लेने आने वाले हैं प्लीज उसका नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सामने से माया के डैड ने ओके कहा और उसके बाद कॉल कट हो गया। माया ने एक गहरी सांस ली और कहा, चलो अब फाइनली अपने परिवार से भी मिल लिया जाए। उसके बाद वह सोने चली गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वक्त। माया आज जल्दी उठ गई थी। उसने आज जल्दी से कॉलेज जाने की तैयारी कर ली। आज उसने अपने बायोलॉजिकल फैमिली से भी मिलने जाना था, इसलिए वह ठीक से तैयार हुई। आज उसने एक व्हाइट कलर की नेट की नी लेंथ स्कर्ट पहनी, ऊपर से एक व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सी जैकेट। साथ में उसने बूट्स कैरी किए और बालों का हाफ पोनीटेल बना लिया। आंखों में काजल, लाइनर, होठों पर हल्का लिप बाम लगाकर वह कॉलेज के लिए निकलने लगी। जब वह कॉलेज जा रही थी तो उसे रास्ते में एक माल दिखा। उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अपनी गाड़ी माल की तरफ बढ़ा दी। माल से कुछ सामान लेने के बाद वह कॉलेज चली गई। आज सिद्धार्थ कॉलेज नहीं आया था और वह सिद्धि से भी नहीं टकराई, इसलिए उसका आज का कॉलेज का दिन अच्छा गया। कैसे टकराओगी, जिस तरह से उसकी चटनी बनाए हैं वो किसी हॉस्पिटल में पड़ी होगी। 2 बजे जब वह कॉलेज की गेट पर किसी को उसे लाने के लिए वेट कर रही थी, तब वह अपने सामने का नजारा देखकर चौंक गई। आखिर क्या देखकर चौंकी माया? क्या सच में माया का परिवार इतना गरीब है? क्यों सिद्धार्थ आज कॉलेज नहीं आया? और क्या होगा माया के उसके परिवार में जाने के बाद? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 14 भव्य स्वागत। अब तक आपने पढ़ा। माल से कुछ सामान लेने के बाद वह कॉलेज चली गई। आज सिद्धार्थ कॉलेज नहीं आया था और वह सिद्धि से भी नहीं टकराई, इसलिए उसका आज का कॉलेज का दिन अच्छा गया। कैसे टकराएगी, जिस तरह से उसकी चटनी बनाए हैं वो किसी हॉस्पिटल में पड़ी होगी। 2 बजे जब वह कॉलेज की गेट पर किसी को उसे लाने के लिए वेट कर रही थी, तब वह अपने सामने का नजारा देखकर चौंक गई। अब आगे सामने एक कस्टम मेड रोल्स रॉयस कार उसके कॉलेज के आगे खड़ी हुई थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वह पता नहीं कितने करोड़ की होगी। इतनी महंगी गाड़ी को अपने कॉलेज के आगे देखकर माया का चौंक जाना एक लाजमी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट खड़े होकर फोटोज ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसके कॉलेज के बच्चे गरीब घर से आते थे। इवन मुंबई महाविद्यालय में जिन बच्चों का एडमिशन होता था वह ऑलरेडी बहुत अमीर फैमिली से आते थे। उन बच्चों का ऐसे किसी कार के साथ फोटो लेना माया को अजीब लगा।
फिर उसने सोचा कि यह ठीक भी है, क्योंकि भले ही वह कितनी भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन एक कस्टम मैन रोल्स रॉयस तो उनके बजट के बाहर है। इसलिए उसने इस बात को सिर्फ इग्नोर कर दिया। उस रोल्स रॉयस में से एक आदमी बाहर आया। उसने वहां पर खड़े सारे स्टूडेंट को गाड़ी से दूर भगाया और अपने फोन से किसी को कॉल करने लगा। जैसे ही उस आदमी ने किसी को कॉल किया, यहाँ पर माया का फोन भी बजने लगा। जब माया ने अपना फोन बजाते हुए देखा तो उसने भी अपना फोन बिना किसी झिझक के उठा लिया, क्योंकि जो नंबर वह देख रही थी वह उस इंसान का था जो उसे आज घर ले जाने के लिए आया था। माया ने फोन उठाकर कान से लगाया और अपनी ठंडी आवाज में बोली, हेलो। सामने से एक आदमी की आवाज, मिस आप कहाँ पर है? मैं अभी मुंबई कॉलेज के जस्ट सामने खड़ा हूँ। माया ने जब सामने वाले इंसान की बात सुनी तो उसने अपनी सामने खड़ी रोल्स रॉयस के आगे खड़े आदमी को देखा जो खुद भी फोन पर बात कर रहा था। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि उसकी वास्तविक फैमिली तो एक गरीब फैमिली है, इसलिए उसने अपने दिमाग से वह विचार झटक दिया। माया ने उस सामने वाले व्यक्ति से कहा, मैं भी कॉलेज के गेट पर ही खड़ी हूँ। फिर उसने जो ड्रेस आज पहनी हुई थी उसकी डिस्क्रिप्शन उस आदमी को बताए। तभी वह व्यक्ति जो रॉयल्स राय के पास खड़ा था वह हाथ हिलाते हुए माया की तरफ आने लगा। माया ने अपने अगल बगल देखा तो उसके आसपास कोई नहीं दिखा। तब तक वह आदमी माया के सामने आकर खड़ा हो गया। मिस, उसे आदमी ने अदब के साथ अपना सर झुकाया और माया से कहा, मिस मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। माया ने डाउट से अपनी हाथ की एक फिंगर को खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मुझे लेने आए हो? क्या आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? आदमी ने कहा, मिस क्या आपका नाम माया मित्तल है? माया ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो उस आदमी ने कहा, मैं वही हूँ जिससे अभी आप बात कर रही थी। मैं आपको आपकी रियल फैमिली के पास ले जाने के लिए आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर माया को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। वह बस उस आदमी के साथ चली गई। उस आदमी ने माया को पूरे तहसीब के साथ गाड़ी के पास लेकर आया। उसने गाड़ी का बैक डोर ओपन किया। माया उसमें बैठ गई। उसके बाद वह आदमी आगे की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वहां से चल पड़ा। माया के दिमाग में अभी बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। क्या उसकी बायोलॉजिकल फैमिली गरीब नहीं थी? क्या जो इन्फॉर्मेशन मित्तल परिवार ने उसे दी वह सही नहीं है? क्या उससे कुछ छुपाया जा रहा है? उसके साथ क्या हो रहा था ये बात माया को समझ नहीं आ रही थी। ड्राइवर वह कार मुंबई के एक बहुत ही ज्यादा महंगी एरिया की तरफ घुमा दी। माया इस एरिया को कैसे नहीं जान सकती थी? आफ्टर ऑल हिडन तौर पर माया एक बहुत ज्यादा रिच लेडी थी। उसे शो ऑफ करना पसंद नहीं था। नहीं तो अगर वह शो ऑफ करने पर आई तो शायद उसके पास इतना पैसा था कि वह मित्तल परिवार को एक झटके में बनकृप्त कर सकती थी या फिर अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती थी। पर माया ये भी नहीं चाहती थी कि कोई उसकी इमोशन का और उसका फायदा उठाए, इसलिए उसने कभी किसी को अपनी हिडन आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया। जैसे ही ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी, माया आगे का नजारा देखकर शॉक हो गए, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन अभी भी बरकरार रखे थे। सामने एक बहुत ही आलीशान विला था जो राजा महाराजा के पैलेस की तरह लग रहा था। इसकी थीम भी बहुत ही ज्यादा एलिगेंट और ब्यूटीफुल थी। वह पूरा घर प्योर व्हाइट एंड गोल्डन कलर से बना हुआ था। आसपास के एरिया में उसके अलावा कोई दूसरा घर नहीं था। वह पैलेस बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ था। उसका फ्रंट डोर बहुत बड़ा था एंड राउंड शेप था और जैसे ही वह दरवाजा खुला तो माया अपने आसपास के एरिया को देखकर फिर से शॉक हो गई। घर के बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन था। फाउंटेन के बीच में एक बड़ी सी एंजल का स्टैचू था। एंजल ने अपनी एक पैर को जमीन पर रखा हुआ था और एक पैर उसका घुटनों से मुड़ा हुआ था। उसके पंख आसमान की तरफ लहरा रहे थे। उसने अपनी एक हाथ को भी आसमान की तरफ कर रखा था। ऐसा लग रहा था वह एंजल कभी भी जिंदा हो जाएगी और आसमान में उड़ जाएगी। उस एंजल को व्हाइट गोल्ड कलर से सजाया गया था। उस एंजल की ड्रेस पर्पल कलर से बनाई गई थी। उसे फाउंटेन कलरफुल स्टोन्स को रखा गया था जिससे वह एरिया किसी जन्नत की तरह लग रहा था। फाउंटेन के दोनों साइड से रास्ते जा रहे थे। रास्तों की भी दोनों साइड में बड़े बड़े गार्डन एरिया थे जहां पर हर एक महंगी प्रजाति के फूलों के पेड़ पौधे थे। वहां पर इतनी खूबसूरत फूल थी कि माया को तो मन कर रहा था कि वह घर में ना जाकर यही गार्डन में ही रुक जाए। पर उसने जैसे तैसे अपनी इमोशंस को काबू किया और जैसे वह आदमी बता रहा था उसके साथ साथ चलने लगे। जैसे ही माया उस घर के गलियारे के पास पहुंची तो उसने देखा कि सामने एक बहुत लंबी कतार बॉडीगार्ड्स और ब्यूटीफुल लेडीज की थी। एक बॉडीगार्ड, फिर एक लेडी, फिर एक बॉडीगार्ड, फिर एक लेडी। लेडीज के हाथों में फूलों की थाली थी। हर बॉडीगार्ड के हाथ में गन थी।
बॉडीगार्ड ने अपनी ब्लैक कलर की बॉडीगार्ड वाली ड्रेस पहन कर रखी थी, वहीं उन लेडीज ने राजस्थानी घाघरा चोली पहन के रखी थी जो कि व्हाइट एंड रेड कलर की थी। और जैसे जैसे माया आगे बढ़ रही थी वह बॉडीगार्ड अपने घुटने के बल बैठकर माया को अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। वहीं वह लेडीज फूलों को हवा में उड़ाकर माया को वेलकम कर रही थी। माया गैलरी से होते हुए अपने घर के अंदर तक जा रही थी। गैलरी के अंदर जाकर एक भव्य दरवाजा था। तो कैसा लगा आज आपको माया का ये भव्य वेलकम, बताएं अपने कमेंट में। तो कैसी रहेगी माया के अपने परिवार से पहली मुलाकात? माया को अपना ऐसा वेलकम देखकर क्या महसूस हो रहा होगा? क्या माया रहेगी अपने परिवार के साथ या फिर चली जाएगी वापस यहां से? आखिर कौन है माया का असली परिवार? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 15 भव्य स्वागत पार्ट 2। अब तक आपने पढ़ा। बॉडीगार्ड ने अपनी ब्लैक कलर की बॉडीगार्ड वाली ड्रेस पहन कर रखी थी, वहीं उन लेडीज ने राजस्थानी घाघरा चोली पहन के रखी थी जो कि व्हाइट एंड रेड कलर की थी। और जैसे जैसे माया आगे बढ़ रही थी वह बॉडीगार्ड अपने घुटने के बल बैठकर माया को अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। वहीं वह लेडीज फूलों को हवा में उड़ाकर माया को वेलकम कर रही थी। माया गैलरी से होते हुए अपने घर के अंदर तक जा रही थी। गैलरी के अंदर जाकर एक भव्य दरवाजा था। अब आगे ये सारी चीज माया के लिए बहुत ज्यादा थी। माया को एक ही टाइम पर अजीब, खूबसूरत, शौक और पता नहीं किस किस तरीके की जज्बात महसूस हो रहे थे। वह धीरे धीरे चलकर गेट की तरफ आने लगी। उसे उस भव्य दरवाजे पर एक खूबसूरत महिला खड़ी दिख रही थी जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उनकी उम्र 40 से 45 साल की रही होगी, लेकिन वह दिखने में अभी भी किसी 25 साल की लड़की की तरह लग रही थी। गोरा रंग, सुनहरे काले बाल जो कि उस महिला ने खुले डाल के रखी थी। मांग के बीच में भरा हुआ लाल सिंदूर, उस पर भी सर पर हल्का सा पल्ला, माथे पर कत्था रंग की बिंदी, नाक में छोटी सी रिंग, कानों में सुंदर झुमके, गले में मंगलसूत्र, हाथों में भर भर के लाल चूड़ियां, चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान, हाथों में आरती की थाली। वह औरत ट्रेडिशनल और मॉडर्न लुकअप कॉम्बो लग रही थी, फिर भी वह इतनी सुंदर लग रही थी कि आज भी कोई भी उन्हें देखकर दीवाना हो सकता था। उस महिला के साथ में एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने राजस्थानी कुर्ता सेट पहन कर रखा हुआ था। राजस्थानी लिबास के बावजूद उस आदमी के चेहरे पर मॉडर्न टच अलग ही नजर आ रहा था, जैसे वह कोई अमीर बिजनेसमैन हो। उन्होंने अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। उनके एक कान में बाली पहन रखी थी। उन्होंने अपनी कंधे पर राजस्थानी ड्रेस का शॉल लेकर रखा था। पैरों में राजस्थानी जूते, हाथों में ब्रांडेड वॉच। 50-55 साल का वह आदमी इतना ज्यादा हैंडसम था और उसने खुद को इतना मेंटेन करके रखा था कि वह अभी मुश्किल से 30 और 35 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल थी। उसकी आंखें कोमलता से भरी हुई थी। माया के दिमाग में अभी सिर्फ एक बात चल रही थी, क्या यह इसकी सौतेली माँ और उसके बायोलॉजिकल पिता है या फिर कोई और। लेकिन फिर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि कुछ समय बाद उसे वैसे पता चलने वाला था कि वह लोग कौन है। माया जैसे ही डोर पर पहुंची वैसे ही उस महिला ने माया की आरती उतारी, उसके ऊपर फूल चढ़ाए। उसके बाद उन्होंने उसका तिलक किया और वही उसे औरत के पास में खड़े इंसान ने अपने जेब में से कुछ नोटों के बंडल निकले और उसकी माया के सिर के ऊपर से घूमकर बाहर खड़ी उन महिलाओं को दे दिया जो माया के ऊपर फूल फेंक रही थी। उस औरत ने झुककर उन्हें ग्रेट किया, राणा सा की जय हो। माया को ये सारी चीज अजीब लग रही थी। ये सारी चीज उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। क्या वह किसी राजा महाराजा के घर की लड़की थी? फिर उसने आगे कुछ ना सोचते हुए उसे आदमी के पैर छूने के लिए आगे चली जाती है। जैसे ही वह उनके पैर छूने वाले थी, उस आदमी ने उसको कंधे से पकड़ लिया और माया के चेहरे को हैरानी से देखते हुए कहा, राजकुमारी, यह आप क्या कर रही हैं? उस आदमी के मुंह से अपने लिए राजकुमारी सुनकर माया का मुंह खुला का खुला रह है। खैर यह माया की इमेजिनेशन में था, क्योंकि सबके सामने तो उसने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। क्या? माया ने अपनी शौक से बाहर आकर उस आदमी से कहा, माफ कीजिए, हमारा नाम राजकुमारी नहीं है, हमारा नाम माया है, तो आप हमें माया कहकर ही बुलाए। क्या हम जान सकते हैं आप कौन हैं? माया की यह बातें उस सामने खड़ी आदमी को बड़ी मासूम लग रही थी। उसने माया के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा, हमारे यहाँ बेटियों पैर नहीं छूती। बेटियों को घर में लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए उनसे पैर नहीं टच कराते। और दूसरी बात, राजकुमारी आपका नाम नहीं है, आप यहाँ के राजकुमारी हैं। हम राजस्थान के हुकुमसा विक्रम राणा है और आपके पिता भी, और यह जो आपके पास खड़ी है यह आपकी मासा दमयंती राणा है। जैसे ही माया ने उनकी बात सुनी वह तो अपनी जगह पर लगभग जम सी गई थी। राजकुमारी? कौन राजकुमारी?
मैं राजकुमारी, राजस्थान की राजकुमारी, विक्रम राणा। उसका दिमाग लगभग फटने को आ गया था। कहाँ वह अपने परिवार को गरीब समझ रही थी, कहाँ वह इंडिया की सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान विक्रम राणा की बेटी निकली। ये सोच सोच के ही उसको पता नहीं अजीब भी महसूस हो रहा था। उसने राजस्थान के हुकुमशाह के बारे में सुना था। राजस्थान के हुकुमशाह एक क्रूर इंसान थे, लेकिन वह क्रूर सिर्फ गलत लोगों के लिए थे। अपनी प्रजा के लिए और सही लोगों के लिए वह किसी देवता से कम नहीं थे। वही उनकी हुक्मरानी सा दमयंती राणा विक्रम राणा की दूसरी वाइफ थी। पर वह बहुत कठोर औरत थी। ये कुछ सुनी हुई बातें थी जो माया ने अपनी पास्ट लाइफ में सुनी थी, लेकिन फिर भी उसे उनकी ज्यादा डिटेल्स नहीं थी। आज जब उसे इन सब के बारे में पता चल रहा है तो सबसे ज्यादा शौक में रहने वाली लड़की वही थी। अगर माया की जगह कोई और लड़की होती तो अब तक खुशी से नाच रही होती, लेकिन माया उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है। वही माया को कहीं पर खोया हुआ देखकर दमयंती जी उनके पास आती है। वह प्यार से माया के सर पर हाथ फिराती है और कहती है, बेटा आप ऐसे क्या देख रहे हैं, क्या आपको अपना वेलकम अच्छा नहीं लगा? आप चिंता मत कीजिए, आपको जो चाहिए वह सारी चीज हम आपको किसी भी तरीके से मौजूद कर देंगे। हमें पता नहीं था कि आप अचानक से वापस आ जाएगी। अगर हमें थोड़ा समय और मिलता तो हम और बेहतर तरीके से और तैयारी कर पाते। आपने कल रात को कॉल किया था, कल रात से लेकर आज तक हमसे इतना ही हो पाया। माफ कर दीजिए बेटा। ऐसा बोलकर उनके चेहरे पर हल्की उदासी आ जाती है। वही माया को तो उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा। उस पूरे महल जैसे विला को बड़ी बारीकी से सजाया गया था। कम से कम 100 से ज्यादा बॉडीगार्ड और दासियों को सिर्फ उनके ऊपर फूल फेंकने और उनके आगे अपना सामान दिखाने के लिए खड़ा कर दिया गया था। रंगोली, फूलों, लाइट सब से सजावट की गई थी। यह अगर थोड़ी सी तैयारी होता है तो ज्यादा क्या होता है। माया को तो चक्कर आ रहे थे। वह सोच रही थी कि अगर माया विदेश में रिबीर्थ लेती और वहां रहकर अपने फैमिली को बोल दे कि वह अब 1 हफ्ते या 1 महीने में आने वाली है, तो वह लोग क्या करने वाले थे। क्या वह मुंबई के सारे लोगों को बॉडीगार्ड और दासियां बनाकर मुंबई एयरपोर्ट से लेकर अपने घर तक स्वागत करवाने वाली थी। यही सोच सोच के माया को चक्कर आ रहे थे, पर अब वह कुछ कर नहीं सकती थी। और आप बताएं, किसी दिन अगर आपको पता चले कि आपकी फैमिली माया की फैमिली की तरह सुपर रिच है और आपका ऐसे वेलकम हो, तो आपको क्या फील होगा और आप क्या करेंगे? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो कैसा रहेगा माया का अपने परिवार से मिलना, और कैसी लगी माया की सौतेली माँ और पिता? आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी। आप लोगों ने मेरे लाइक्स और कमेंट्स का टारगेट पूरा नहीं किया। 16 माँ बेटी का प्यार। अब तक आपने पढ़ा, कम से कम 100 से ज्यादा बॉडीगार्ड और दासियों को सिर्फ उनके ऊपर फूल फेंकने और उनके आगे अपना सामान दिखाने के लिए खड़ा कर दिया गया था। रंगोली, फूलों, लाइट सब से सजावट की गई थी। यह अगर थोड़ी सी तैयारी होता है तो ज्यादा क्या होता है। माया को तो चक्कर आ रहे थे। वह सोच रही थी कि अगर माया विदेश में रिबीर्थ लेती और वहां रहकर अपने फैमिली को बोल दे कि वह अब 1 हफ्ते या 1 महीने में आने वाली है, तो वह लोग क्या करने वाले थे। क्या वह मुंबई के सारे लोगों को बॉडीगार्ड और दासियां बनाकर मुंबई एयरपोर्ट से लेकर अपने घर तक स्वागत करवाने वाली थी। यही सोच सोच के माया को चक्कर आ रहे थे, पर अब वह कुछ कर नहीं सकती थी। अब आगे आधे घंटे बाद उस विला के अंदर बड़े से हाल में सोफे पर माया और उसके माता पिता बैठे हुए थे। माया के एक तरफ दमयंती जी ने माया का हाथ अपने हाथों में पकड़ कर रखा था और वह मुस्कुराकर माया के बारे में पूछ रही थी। तो वही माया की दूसरी तरफ उनके पिता विक्रम जी माया और अपनी पत्नी दमयंती जी को प्यार से देख रहे थे। अगर कोई ध्यान से देखे तो बोल ही नहीं सकता था कि दमयंती जी और माया सगी माँ बेटी नहीं है। वो दोनों बिल्कुल सगी माँ बेटी की तरह एक दूसरे से बातें कर रही थी। माया के चेहरे पर अभी भी कोल्ड एक्सप्रेशंस दिख रहा था, लेकिन अगर कोई गौर से देखने जाए तो उसके चेहरे पर अभी एक हल्की सी स्माइल थी। विक्रम राणा का फोन बजता है। तब जाकर माया और दमयंती जी का ध्यान उनके ऊपर जाता है। नहीं तो दोनों माँ बेटी अपनी बातों में इतना खो गई थी कि उन्होंने विक्रम जी को पूरी तरह नजरअंदाज कह दिया था। विक्रम जी साइड में जाकर फोन पर किसी से बात करते हैं। उसके बाद वह माया और दमयंती जी के पास वापस आते हैं और दमयंती जी से कहते हैं, रानी सा, आप राजकुमारी को उनका कमरा दिखा दीजिए और आप कब से बात कर रही हैं। एक बार आप उनसे पूछ तो लीजिए कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है। क्या वह अभी कॉलेज से आई है तो उन्हें फ्रेश होने की जरूरत है या नहीं है, और अभी हमें कुछ जरूरी काम से ऑफिस जाना है, इसलिए हम 5 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं।
फिर वह माया की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा आपके पास तो हमारा नंबर पहले से ही है, तो जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेफिक्र हमें कॉल कर सकती और अपनी मासा को भी बता सकती है, वह भी आपको मदद कर देगी। विक्रम जी की बातों को सुनने के बाद दमयंती जी को ख्याल आता है कि वह अपनी बेटी के साथ इतना गुम हो गई थी कि उन्होंने तो माया को खाने के बारे में भी नहीं पूछा और उन्होंने माया को उसका कमरा भी नहीं दिखाई। फिर वह विक्रम जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, राणा सा आपको अभी ध्यान आया इस बारे में, आप हमें पहले नहीं बता सकते थे। हमारी बच्ची इतनी भूखी होगी और आप अब हमें ध्यान दिला रहे हैं। ये बात दमयंती जी थोड़ा गुस्से से देखते हुए विक्रम जी से कहती थी। वही विक्रम जी दमयंती जी की बात सुनकर पहले तो चौंक गए, फिर उन्होंने ऐसे एक्ट किया कि जैसे सचमुच में उन्हीं की सारी गलती थी और उन्होंने कहा, माफ कीजिए रानी सा, वह क्या है ना, इतनी समय से हम ही माया बेटा से बात कर रहे थे इसलिए हम आपको बताना भूल गए। उनकी इस बात पर तो सुनते ही दमयंती की झप जाती है। फिर वह उनकी तरफ देखकर बोलते हैं, आपको अभी किसी जरूरी काम से ऑफिस जाना था ना, आप यहाँ पर खड़े होकर किस चीज का वेट कर रहे हैं, जाए और अपना काम देखिए। हम दोनों माँ बेटी के बीच आने की आपको जरूरत नहीं। वहीं उन दोनों कपल के झगड़े को देखकर माया को पता नहीं क्यों पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। वह बड़े ध्यान से उन दोनों का झगड़ा देख रही थी। कुछ देर ऐसे ही हल्की नोकझोंक के बाद विक्रम जी अपनी कमरे की तरफ चले जाते हैं। वही दमयंती पास में खड़े एक नौकरानी से कहती है, जाइए जाकर राजकुमारी की स्नान की तैयारी कीजिए, आज हमारी बेटी को हम खुद तैयार करेंगे। माया दमयंती जी को देखकर बोलते, जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नहा सकती हूँ और मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। दमयंती जी उसकी तरफ देखकर कहती है, आदत नहीं है तो आप आदत डाल लीजिए। हम माँ हैं आपके, तो आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है और इतनी सालों से अपनी बेटी के साथ समय बिताने का मौका हमें नहीं मिला है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे और हमारी बेटी के बीच में कोई आए। थोड़ी देर बाद वह नौकरानी फिर से दमयंती जी के पास आकर बोलते हैं, रानी सा, राजकुमारी जी के स्नान की तैयारी हो गई है। दमयंती जी सर हिलाकर उसको जाने का इशारा करती है। उसके बाद वह माया के हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। माया का कमरा चौथा फ्लोर पर था। उस फ्लोर पर आने के लिए सीढ़ियां भी थी और लिफ्ट भी थी। दमयंती जी ने सोचा कि माया थक गई हो गई, इसलिए वह लिफ्ट से माया को अपने कमरे में लेकर के ऊपर जाने लगी। उसके बाद दमयंती जी माया को बताती है, ये पूरा चौथा फ्लोर आपका है, बस वह कोने के 5 कमरे हैं, वह आपके भाइयों के, बाकी इन सारे रूम को आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे चेंज करवा सकती है। हमने कल रात ही इन सारे कमरों को तैयार करने के लिए कह दिया था। ये कमरा हमेशा से यहाँ आपके लिए ही बनवाए गए थे, लेकिन अभी तक आप कहाँ हैं वो हमें पता नहीं था, इसलिए इन्हें हमने सजाया नहीं था। पर अब जब आप आ गई हैं तो हमने कोशिश की है कि आपके जैसा पसंद आए वैसा इन्हें तैयार कर सके। हम आपको बाद में ये है सारे कमरे दिखाएंगे, पहले हम आपको आपके स्नान घर में छोड़कर आते हैं। फिर वह माया को एक रूम में लेकर जाती हैं। उस रूम से ही अटैक एक वॉशरूम था। वह माया को वहां छोड़ देती है और कहती है, आप जाकर स्नान कर लीजिए, हम तब तक आपके कपड़े तैयार कर लेते हैं। माया कुछ कहती उससे पहले ही दमयंती जी उसे वॉशरूम के अंदर भेज दिया। तो कैसा होगा माया और माया के परिवार के साथ उनका संबंध? क्या दमयंती जी का प्यार है दिखावा या है एक प्यारी सच्चाई? क्या माया रह पाएगी अपनी इस नए परिवार के साथ? कौन है माया के 5 भाई? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। 17 माँ बेटी का प्यार पार्ट 2। अब तक आपने पढ़ा, ये कमरा हमेशा से यहाँ आपके लिए ही बनवाए गए थे, लेकिन अभी तक आप कहाँ हैं वो हमें पता नहीं था, इसलिए इन्हें हमने सजाया नहीं था। पर अब जब आप आ गई हैं तो हमने कोशिश की है कि आपके जैसा पसंद आए वैसा इन्हें तैयार कर सके। हम आपको बाद में ये है सारे कमरे दिखाएंगे, पहले हम आपको आपके स्नान घर में छोड़कर आते हैं। फिर वह माया को एक रूम में लेकर जाती हैं। उस रूम से ही अटैक एक वॉशरूम था। वह माया को वहां छोड़ देती है और कहती है, आप जाकर स्नान कर लीजिए, हम तब तक आपके कपड़े तैयार कर लेते हैं। माया कुछ कहती उससे पहले ही दमयंती जी उसे वॉशरूम के अंदर भेज दिया। अब आगे माया जब अपने वॉशरूम को देखते हैं तो वह शॉक रह जाती है, क्योंकि वह वॉशरूम कोई नॉर्मल वॉशरूम नहीं था बल्कि एक लग्जरियस वॉशरूम लग रहा था। वह एक बड़े कमरे जितना बड़ा था। उस वॉशरूम को भी नेचुरल फूलों की थीम से सजाया गया था। बीचों बीच एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। साइड में एक बड़ा सा टब रखा गया था जिसमें गर्म पानी, दूध और फूलों की पंखुड़ियां से उसे सजाया गया था। उसमें हल्की हल्की स्टीम भी निकलती दिख रही थी, जो बता रही थी कि उस पानी को टेम्परेचर के हिसाब से गर्म किया गया है।
जब माया ने उस पानी में हाथ डाला तो उसे पता चला कि पानी न तो ज्यादा गर्म था और ना ज्यादा ठंडा। पानी सिर्फ इतना गर्म था कि कोई इंसान उसमें रिलैक्स होकर स्नान कर सके। हर तरह के शैम्पू और हेयर कंडीशनर, सोप, बाथ क्रीम और बाथरूम में रहने वाली सारी लग्जरियस चीज वहां पर रखी हुई थी। वहां पर एक बड़ा मिरर भी लगाया गया था जिसको बैंगनी रंगों के फूलों से सजाया गया था। एक साइड में शावर के लिए एक सेपरेट रूम तैयार किया था जिसके चारों तरफ की दीवारें कांच की बनी हुई थी। वहां पर शावर का सिस्टम भी ऑटोमेटिक था। वह हाई तकनीक से बनाया गया था। पूरे बाथरूम में लग्जरी, मॉडर्न टच और रॉयल्टी का टच देखने को मिल रहा था। माया को ऐसा लग रहा था या तो वह सपनों की दुनिया में आ गई है या फिर वह किसी वेकेशन पर बाहर गई हुई है। माया अपने ख्यालों को झटक कर अपने कपड़े निकालकर उस बाथ टब में नहाने लगती है। जैसे ही वह उस बाथ टब में बैठती है उसे ऐसा लगता है जैसे वह जन्नत में आ गई। वह लगभग 15-20 मिनट तक वहां पर नहाती है जब तक बाथ टब का पानी ठंडा नहीं हो जाता। उसके बाद शावर से खुद को क्लीन करती है। पास में टंगे हुए एक बाथरूम को पहनकर वह रूम में आ जाती है। जब वह रूम में आती है तो वह देखती है कि उनकी सौतेली माँ, जो कि सगी माँ से भी बेहतर तरीके से उसका ध्यान रख रही थी, उसने एक वाइट कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक अपने हाथों में लेकर रखी है और वह माया को उसे पहनने के लिए दे देती है। माया रूम में ही बने एक अटैच चेंजिंग रूम में जाती है और वहां पर जाकर अपनी ड्रेस पहन लेती है। उसके बाद वह वापस अपने रूम में आती है जहां पर अभी भी दमयंती जी उसका वेट कर रही थी। वह माया को देखते हैं तो देखते ही रह जाती है। उस वाइट कलर की फ्रॉक में माया किसी एंजल की तरह लग रही थी। अभी अभी बात लेने की वजह से उसकी स्किन हल्की गुलाबी हो गई थी। वह अभी किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। दमयंती जी अपनी बेटी को देखते हैं, फिर उसके पास आकर अपनी आंखों के नीचे से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा देती है। फिर वह माया को लेकर ड्रेसिंग टेबल के पास में ले जाकर बिठा देती है। वह अपने हाथों से खुद माया के बालों को सूखती है। उसके बाद वह खुद माया के हाथों को मॉइस्चराइजर लगती है, उसके चेहरे पर क्रीम लगाती है, उसकी आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम अप्लाई करती है। आज पहली बार माया को महसूस हो रहा था जैसे वह कोई छोटी बच्ची हो और उसकी माउस तैयार कर रही हो। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है, पर दमयंती जी का पूरा ध्यान तो माया को तैयार करने में था। तभी उनकी नज़र माया के पैरों पर पड़ जाती है। जैसे ही वह माया के पैरों को देखते हैं तो उनके चेहरे पर शिका आ जाती है। वह माया को देखकर कहती है, बेटा आपके पैरों में चोट कैसे लगी? माया उनकी तरफ देखकर बोलती है, ये जस्ट शू बाइट है। दमयंती जी माया की तरफ देखकर कहती है, ऐसे कैसे शू बाइट हो गया आपको? क्या आप जो शूज पहनती हैं वह कंफर्टेबल नहीं है? आप यहीं बैठिए, यहां से हिलना मत। उसके बाद वह एक ड्रार में से फर्स्ट एड बॉक्स निकलती है। उसमें से वह एक बैंडेज निकलती है और जहां पर माया को शू बाइट था वहां पर बैंडेज लगा देती है। माया दमयंती जी की हरकतों से लगभग बेहोश होते होते बची थी। यह एक सिंपल सा शू बाइट था, इसके लिए कोई इतना परेशान कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, बैंडेज को लगाने के लिए माया के पैरों को दमयंती जी ने अपने हाथों से छुआ था, जो कि माया को अटपटा लग रहा था। हाँ, तो अभी आप बताइए कि क्या आपकी माँ भी दमयंती जी की तरह जब आपको चोट लगती है तो आपको बैंडेज करती है? मेरी माँ तो मुझे सुनना चालू कर देती है कि पक्का तेरी ही गलती होगी कि तुझे चोट लग गई, हमेशा टूटती फूटती रहती हैं। ग्रिन, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। 18 माँ की ममता। अब तक आपने पढ़ा। माया उनकी तरफ देखकर बोलती है, ये जस्ट शू बाइट है। दमयंती जी माया की तरफ देखकर कहती है, ऐसे कैसे शू बाइट हो गया आपको? क्या आप जो शूज पहनती हैं वह कंफर्टेबल नहीं है? आप यहीं बैठिए, यहां से हिलना मत। उसके बाद वह एक ड्रार में से फर्स्ट एड बॉक्स निकलती है। उसमें से वह एक बैंडेज निकलती है और जहां पर माया को शू बाइट था वहां पर बैंडेज लगा देती है। माया दमयंती जी की हरकतों से लगभग बेहोश होते होते बची थी। यह एक सिंपल सा शू बाइट था, इसके लिए कोई इतना परेशान कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, बैंडेज को लगाने के लिए माया के पैरों को दमयंती जी ने अपने हाथों से छुआ था, जो कि माया को अटपटा लग रहा था। अब आगे माया उन्हें रोकते हुए कहती है, ये आप क्या कर रही हैं? दमयंती जी अपने में ही गुम होकर माया को कहती है, बेटा बैंडेज लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? फिर माया बोलती है, लेकिन आप बड़े हैं, आप ऐसे मेरे पैरों को कैसे छू सकती है? दमयंती जी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोलती है, आपके बाबा साहब ने अभी नीचे क्या कहा था? आप भूल गए?
बेटियां घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी के पैरों को छूने से पुण्य लगता है, घर में सौभाग्य आता है। माया को आज पहली बार एहसास हो रहा था, परिवार क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है। पहले भी दिव्या जी उसके पास थी, लेकिन दिव्या जी अपने काम और किटी पार्टी में इतना ज्यादा बिजी रहती थी कि वह कभी माया के ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी। माया ने ज्यादातर समय अपनी नैनी के साथ बिताया था। उसकी जरूरत तो पूरी जरूर हो जाती थी, वह खुश भी रहती थी, लेकिन एक माँ का प्यार उसे कभी नहीं मिला था। माया दमयंती जी के तरफ देखते हुए दमयंती जी से कहती हैं, क्या हम आपको माँ बुला सकते हैं। माया की बात सुनकर दमयंती जी बिना एक्सप्रेशन की माया को देखने लगती है। माया को लगता है जैसे उसने कुछ गलत कह दिया है, इसलिए वह अपनी बात बदलते हुए कहती है, माफ कीजिए, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वह हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आपको क्या कहकर बुलाए, इसलिए हमने। माया अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी दमयंती जी खड़ी होकर उसको अपने गले से लगा लेते हैं। फिर उसे प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहती हैं, आप अपनी माँ को माँ बोलने से पहले पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आपकी माँ हैं तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप पूरे हक से हमें माँ बुला सकती है। दमयंती जी की यह बात सुनकर माया की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने भी दमयंती जी को कसकर गले लगा लिया। वह दोनों माँ बेटी बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। कुछ देर बाद माया की गेट पर नाक की आवाज आती है, जिससे वह दोनों अपनी दुनिया से बाहर आती है। दमयंती जी कहती है, आप अभी यही रुकी है, हम देखते हैं कौन है। उसके बाद दमयंती जी गेट खोलती है तो सामने एक सर्वेंट खाने की ट्राली लेकर खड़ा था। दमयंती जी ने उस ट्राली को अंदर ले लिया। उसके बाद उस खाने को वह सोफे के आगे रखी थी टेबल पर लगाने लगी। फिर दमयंती जी माया को सोफे पर बिठा दिए और अपने हाथों से माया को खाना खिलाने लगती है। माया ने पहले तो कहा, माँ हम अपने हाथों से भी खाना खा सकते हैं। तो दमयंती जी बड़े प्यार से माया से कहते हैं, हमें पता है कि आप अपने हाथों से खाना खा सकती हैं, लेकिन हम भी आपकी माँ हैं। हमने बरसों से यही सपना देखा है कि अगर हमारी बेटी हमारे पास होती है तो हम उसे अपने हाथों से खाना खिलाए। आज हमारा वह सपना पूरा हो रहा है, तो उसे पूरा होने दीजिए। दमयंती जी की बात को सुनकर माया आगे कुछ बोल नहीं पाए। माया को दमयंती जी का ये जैक्सन बहुत प्यारा लग रहा था। आज तक कभी दिव्या जी ने भी उसे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया था। वो तो अपनी किटी पार्टी और घूमने फिरने में इतना व्यस्त रहती थी कि माया को नौकरों के भरोसे छोड़ देती थी, और जब से माहिरा वापस आई थी तब से तो दिव्या जी ने उससे सारे बंधन तोड़ दिए थे। माया की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपनी आंखों से आंसू को बहने नहीं दिया। दमयंती जी बड़े प्यार से माया को खाना खिला रही थी। वह माया को खाया खिलाने के बाद बोलता है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, शाम को आपका छोटा भाई आने वाला है। वैसे तो वह हॉस्टल में रहता है, लेकिन उसे जब पता चला कि आप वापस आने वाली है तो वह जिद करने लगा। अभी हमने किसी को उन्हें लाने के लिए भेजा है, तो वह शाम को आ जाएगा। वह बहुत ज्यादा शरारती है, एक बार वो आ गया तो वह आपसे जोक की तरह चिपक जाएगा। वो आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसीलिए उसके आने के पहले आप आराम कर लीजिए। माया को बेड पर लेटने के बाद दमयंती जी उनके पास बेड पर बैठ गई। वह प्यार से माया के सर पर तब तक हाथ फेरती रही जब तक कि माया नींद के आगोश में नहीं चली गई। अपने परिवार से मिलने की खुशी और शायद उनकी उसे ना अपनाने के डर की वजह से माया कल रात बहुत लेट सोई थी। मॉर्निंग में भी बहुत जल्दी उठ गई थी, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए दमयंती जी का ममता भरा स्पर्श महसूस कर वह जल्दी सो गई थी। आज उसे वह मिला था जिसकी उसे हमेशा से ख्वाहिश थी, वह प्यार, वह ममता, वह अपनापन जो वह हमेशा दिव्या जी में ढूंढती थी। आज वह अपनी इस मम्मी जो कहने के लिए सौतेली थी, लेकिन सगी माँ से भी बढ़कर थी। माया के सोने के बाद दमयंती जी ने माया के सर पर किस किया और वह उसके कमरे से चले गए। तो क्या लगता है आपको, क्या दमयंती जी वाकई में माया को इतना प्यार करती है या है ये दिखावा? क्या माया को सच में मिलेगा उसके परिवार का प्यार? कौन है माया का छोटा भाई? क्या होगा माया के जिंदगी में आगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 19 माया का छोटा भाई। अब तक आपने पढ़ा, आज उसे वह मिला था जिसकी उसे हमेशा से ख्वाहिश थी, वह प्यार, वह ममता, वह अपनापन जो वह हमेशा दिव्या जी में ढूंढती थी। आज वह अपनी इस मम्मी जो कहने के लिए सौतेली थी, लेकिन सगी माँ से भी बढ़कर थी। माया के सोने के बाद दमयंती जी ने माया के सर पर किस किया और वह उसके कमरे से चले गए। अब आगे, शाम को तकरीबन 6 बजे माया की नींद खुलती है। वह पहले अपने आसपास के वातावरण को देखकर चौंक जाती है। उसे एक पल को ऐसा लगता है कि वह शायद अभी सपने में ही है।
आसपास की चीजों को देखने के बाद उसे सारी चीज धीरे धीरे कर याद आती है। वह अपने बेड से नीचे उतरती है। उसे रूम में दमयंती जी नहीं दिखती। वो समझ जाती है वह यहाँ पर नहीं है। दमयंती जी को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकल जाती है और वहां से लिफ्ट के जरिए नीचे आने लगती है। जैसे ही वह विला के हाल में पहुंचती है, उसे खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वैसे तो उसे भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी यह स्मेल काफी अच्छी लगी। उसे समझ में आ गया था कि दमयंती जी या फिर घर का कोई सर्वेंट खाना बना रहा है। वह वहां से उस खुशबू का पीछा करते हुए चली गई। तब जाकर उसे पता चला कि किचन के अंदर दमयंती जी और 2 नौकर के साथ मिलकर अपने हाथों से खाना बना रहे हैं। उन्होंने बहुत सारा खाना बना कर रखा था। माया चलकर दमयंती जी के पास आए और उन्होंने पीछे से दमयंती जी को हक कर लिया। जैसे ही दमयंती जी को महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से हक किया है, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिना पीछे पलटे आगे देखकर खाना बनाते हुए बोला, बेटा आप जाग गए। आपको नीचे आने की जरूरत नहीं थी, हम आपको बुलाने आ जाते। क्या आपको कुछ चाहिए था? माया ने बड़े ही प्यार से दमयंती जी को और टाइटली हग करते हुए पूछा, माँ आपको कैसे पता कि यह हम है? हमें तो आपसे मिले अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है। दमयंती जी के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, जब आप माँ बनेगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे पता चला कि हमारे पीछे आप है। ये बोलकर वह माया की तरफ पलट गई। उनके हाथ में एक मोतीचूर का लड्डू था जो वो अभी बना रही थी। उन्होंने वो माया को खिलाते हुए कहा, वह सब छोड़ो, ये बताओ कि यह लड्डू कैसे बनाए। माया ने उस लड्डू को खाते हुए अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। और खाओगी? दमयंती जी ने खुशी के साथ माया से पूछा। माया ने ना में अपना सर हिला दिया और कहा, अभी नहीं, मैं बाद में पूरे परिवार के साथ खाऊंगी, जब बाबा साहब घर पर आ जाएंगे। आसपास खड़े सर्वेंट इन दोनों माँ बेटी का प्यार देखकर खुश थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी राजकुमारी ऐसी होगी। उन्होंने हमेशा कल्पना की थी कि उनकी राजकुमारी घमंडी होगी। जब वह इस घर में आएगी तो शायद दमयंती जी को अपनी मां न माने, क्योंकि दमयंती जी उसकी सगी मां नहीं थी। लेकिन अभी उन लोगों का ऐसा प्यार देखकर उन्हें समझ में आ रहा था कि माँ बेटी के रिश्ते में सौतेला कुछ नहीं होता है। सौतेला सिर्फ मन का भाव होता है। दमयंती जी बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोलते हैं, आप बेटा हाल में जाइए, वहां पर बैठिए, यहाँ पर बहुत गर्मी है। माया बिना कुछ ज्यादा बोले हाँ में सर हिलाती है और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ हाल में चली जाती है। वह हाल में बैठी ही थी, वैसे ही उसने देखा कि एक छोटी सी आकृति दौड़ते हुए उसके पास आ रही है। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वह आकृति उसके ऊपर गिरने वाली है, वह खिसक के एक तरफ होगी और वह आकृति सोफे पर मुंह के बल गिर गई। उस आकृति के हाथ में कुछ भी नहीं आया, जिससे उसका चेहरा बन गया। वह उठा और ठीक से बैठकर अपने पास में बैठी माया को देखने लगा। क्या दी, आप यहाँ से क्यों? मुझे आपको हक करना था। माया तो अभी भी सदमे में थी। उसने मन में खुद से कहा, हक करना था या मुझ पर गिरकर मेरा मर्डर करना था। यह आकृति एक लड़का था जिसकी उम्र 13 या 15 साल रही होगी। थोड़ी देर माया को ये सोचने में लगा, ये लड़का है कौन और ये लड़का उसे दी क्यों बोल रहा है। तभी उसे याद है कि दमयंती जी ने उसे सोते टाइम बताया था कि आज शाम को उसका छोटा भाई घर आने वाला है। जब उसने अपने सामने बैठे लड़के को देखा तो उसने नोटिस किया कि उस लड़के की नैन नक्श कुछ कुछ विक्रम जी से और कुछ कुछ दमयंती जी से मिलते हैं। यहाँ तक कि उसकी आंखें कुछ हद तक माया से भी मिल रही थी। माया को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह उसका सबसे छोटा भाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि माया को अभी तक उसका नाम ही पता नहीं था। माया पूछना चाहती थी उससे कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन उससे पहले वह लड़का हंसते हुए बोला, हाउ सिली आई एम। मैंने तो अभी तक आपको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। हेलो दी, मेरा नाम आदित्य है। आप मुझे आदि बुला सकते हो। मैं आपसे छोटा हूँ। मैं इस साल 13 साल का हूँ। आप मुझसे 5 साल बड़े हो और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा वाला खुश हूँ। क्या मैं आपको पसंद आया? माया की आंखें सॉफ्ट हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, जिसे देख आदि के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने जेब से एक बड़ी सी चॉकलेट निकालकर माया के हाथ में थमा दी और बहुत ज्यादा क्यूट तरीके से माया से बोला, देखो मैं बहुत अच्छा भाई हूँ। मैं दूसरे छोटे भाइयों की तरह आपसे कभी भी चॉकलेट नहीं छीनूंगा। उल्टा आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। मैं आपकी बातें भी सुनेगा और हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। क्या मैं अब आपको पसंद हूँ? आदित्य की इतनी मासूम बातों को सुनकर माया का दिल पिघल जा रहा था। अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आदित्य की आंखें बड़ी हो गई।
ऐसा क्या किया माया ने जो आदित्य इतना चौंक गया? कैसा रहेगा इस परिवार का सफर? क्या माया अपनाएगी आदित्य को अपना भाई? कैसी होगी माया की आगे की जिंदगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह स्टोरी। आप लोग इतनी कम कमेंट्स क्यों करते हैं? अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए ज़्यादा चैप्टर लेकर आऊंगी। आपकी कम कमेंट देखकर मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। क्या आपको मेरी स्टोरी इतनी ज़्यादा खराब लग रही है? डिसअपॉइंटेड। चैप्टर 20 अश्विन मल्होत्रा। आपने पढ़ा। माया की आंखें सॉफ्ट हो गई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, जिसे देख आदि के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने जेब से एक बड़ी सी चॉकलेट निकालकर माया के हाथ में थमा दी और बहुत ज्यादा क्यूट तरीके से माया से बोला, देखो मैं बहुत अच्छा भाई हूँ। मैं दूसरे छोटे भाइयों की तरह आपसे कभी भी चॉकलेट नहीं छीनूंगा। उल्टा आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। मैं आपकी बातें भी सुनेगा और हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। क्या मैं अब आपको पसंद हूँ? आदित्य की इतनी मासूम बातों को सुनकर माया का दिल पिघल जा रहा था। अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आदित्य की आंखें बड़ी हो गई। अब आगे मेरी बातों का यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे कुछ मत करो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। भाई प्लीज मुझे बचा लो। एक लड़की जंजीरों से जकड़ी हुई थी। उसके शरीर पर खरोचों के और चोटों के निशान थे। कहीं कहीं से तो खून भी बह रहा था। उसे लड़की की शक्ल ठीक से नहीं दिख रही थी, लेकिन वह लड़की हल्के हल्के से अटक कर चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसमें चिल्लाने की ताकत भी नहीं थी, इसलिए उसकी आवाज धीमी आ रही थी। वह केवल अपने आप को छोड़ने के लिए कह रहे थे। रो रही थी। उसे हल्की रोशनी में भी उसे लड़की की सुनहरे रंग की आंखें दिखाई दे रही थी, जो कि आंसुओं से भरी हुई थी। वह लड़की चिल्ला रही थी, झटपट आ रही थी, खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, रो रही थी। और अचानक गोली चलाने की आवाज आती है। उस आवाज के साथ एक कमरे में सोया हुआ लड़का एक झटके से जाग जाता है। उस लड़के के माथे पर पसीना आ रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह अपने बेड से उठ जाता है और बालकनी के पास आकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। आखिर कौन है ये लड़की? और बार बार मेरे सपनों में क्यों आ रही है? क्या ये सिर्फ सपना है या कोई कुछ मुझे बताना चाहता है? आखिर यही सपना हर रोज क्यों आ रहा है कुछ दिनों से मुझे? ऐसे कई सवालों के साथ सिद्धार्थ वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सिद्धांत ही था। उस सपने के साथ ही उसकी नींद उड़ गई थी। दूसरी तरफ आदित्य की यह प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद माया एकदम से उसके लिए अपनी बाहें खोल देती है और आदित्य को कहती है, कम बेबी। जैसा कि आदित्य ने पहले किया था। पहले वह थोड़ा शौक रह जाता है, फिर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठी। उसके बाद एकदम से वह माया के गले लगने के लिए कुंज जाता है, जिससे माया आदित्य के साथ सोफे पर गिर पड़ती है। उसके पीछे एक पिलो था। आदित्य ने माया को ऐसे पकड़ा था जो वह उसकी मां हो। उसकी ग्रिप इतनी तेज थी जैसे अगर वह माया को छोड़ेगा तो कोई और माया को अपने साथ ले जाएगा। माया प्यार से उसके सर को सहलाती है और कहती है, तुम्हें तुम्हारी चॉकलेट देने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो और मैं तुमसे बड़ी हूं तो गिफ्ट भी तुम्हारे लिए मैं ही लाऊंगी। माया की यह बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान और गहरी हो जाती है। अगर तुम दोनों का मिलन हो गया हो तो अब हमसे भी मिल लो, एक लड़के की आवाज उनके पीछे से आती है। माया देखती है तो एक 22-23 साल का लड़का पास में ही खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। 5'9" की हाइट, फेयर स्किन, ब्यूटीफुल फीचर। उसने ब्लैक फॉर्मल सूट करी किया था। माया उसको देखकर देखते ही रह गई। वह लड़का देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था जो उसने माया की तरह बढ़ा दिया। माया सोच रही थी, ये लड़का, क्या यह मेरा कोई दूसरा भाई होगा या फिर अभी? माया अपनी दिमाग में सवालों के जस्त तो जहद में ही थी, तभी दमयंती जी पीछे से आते हुए बोलती है, ज्यादा सोचो मत बेटा, जो वह लाया है वह ले लो। यह मेरे बड़े भाई का बेटा है, इसका नाम अश्विन है और ये तुम्हारा कजिन है। माया अश्विन के हाथ से बैग लेकर साइड में टेबल पर रख देती है। तभी अश्विन आगे आता है और माया के आगे घुटनों के बल एक घुटने पर बैठ जाता है, बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह, और उसके हाथों को बड़े ध्यान से अपने हाथ में लेता है और उसके हाथ को चूमते हुए कहता है, माय प्रेशियस लिटिल प्रिंसेस, आई एम योर एल्डर ब्रदर अश्विन मल्होत्रा। वेरी वेरी नाइस टू मीट यू। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इफ यू आर नॉट माई सिस्टर, आई विल डेफिनेटली प्रोपोज यू। उसकी ऐसी बातें सुनकर एक बार को तो माया शर्मा जाती है। उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। उसे आज तक कभी भी किसी ने इस तरह ट्रीट नहीं किया था।
तभी दमयंती जी आगे आती है और अश्विन के कान पकड़ लेती है। अश्विन बोलता है, बुआ सा आप अभी भी मेरे कान क्यों पकड़ रहे हैं? मेरी छोटी बहन देख रही है, क्या इंप्रेशन रह जाएगा मेरा उसके आगे? ऐसा कहते हुए अश्विन अपना चेहरा बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम बना लेता है। ऐसा लग रहा था कि अश्विन कोई मासूम बच्चा है जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा हो। वही दमयंती जी और अश्विन को देखकर माया को हंसी आ रही थी। अचानक से माया जोर से हंसने लगती है। जैसे ही माया के हंसने की आवाज दमयंती जी, अश्विन और आदित्य सुनते हैं, वह लोग माया की तरफ देखने लगते हैं। आज माया दिल खोलकर हंस रही थी। जब से वह यहाँ पर आई थी, दमयंती जी ने भी उसे हंसते हुए नहीं देखा था। उसकी हंसी उसे विला में किसी ब्यूटीफुल म्यूजिक की तरह गूंज रही थी। वही आदित्य और अश्विन भी अपनी बहन को बड़े प्यार से देख रहे थे, जैसे कि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की उन्होंने इस दुनिया में कभी देखी ही ना हो। तभी माया को एहसास होता है कि सारे लोग उसे घूर के देख रहे हैं और वह एकदम से अपनी हंसी को रोक देती है और पहले जैसा ही सीरियस फेस बना लेती है। अश्विन, जिसके कान दमयंती जी ने माया को देखते हुए छोड़ दिए थे, वह फिर से आदित्य को उठाकर साइड में रख देता है जैसे वह कोई टॉय हो और उन दोनों के बीच में बैठते हुए माया से कहता है, तुम हंसते हुए कितनी ज्यादा सुंदर लगती हो, और अपनी हाथ को सोफे के बैक से टिककर उसे पर चेहरा रखकर बड़े प्यार से अपनी बहन को देखने लगता है। ये देखकर आदित्य का मुंह बन जाता है। क्या होगा कहानी में आगे? कैसा रहेगा आदित्य और माया का एक दूसरे के लिए भाई बहनों वाला प्यार? क्या आदित्य को हो रही है अश्विन से जलन? क्या ये प्यार है माया की जिंदगी की खूबसूरत सच्चाई, या है सिर्फ आने वाले तूफान का अंदेशा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी।